हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूरियस अफेयर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी के सिलेबस के बारे में। मेनली बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देते हैं बट हमें एग्जैक्टली सिलेबस का कुछ पता नहीं है। सबसे पहले आप किसी भी कोचिंग में जाओगे, आप देखोगे वो आपसे पूछते हैं आपने सिलेबस पढ़ा है, एंड मोस्ट ऑफ अस वी डू नॉट इवन रीड द नोटिफिकेशन लेट अलोन सिलेबस। हमें पता है लक्ष्मीकांत एक चीज़ है, हमें पता है स्पेक्ट्रम एक चीज़ है, और हम बस लग जाते हैं करने के लिए। So what is important for us is to understand the syllabus first. Why? Because you'll know what to do and what not to do. कितना करना है कितना छोड़ना है वो आपको सिलेबस से पता चलता है। क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है वो भी आपको सिलेबस से ही पता चलता है। यहाँ पे जब आपको ये दोनों चीज़ें पता चल गई हैं देन यू कैन फाइनली फॉर्मुलेट अ प्लान कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, सो दिस इज़ हाउ आई विल गो अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्ज़ाम आपको समझ आती है कि प्री आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है और मेंस आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। साथ ही में आपको ये भी समझ आता है कि वेटेज क्या होगी, तो कैसे आपको किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है। व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ यू, क्या क्या आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस पूरे प्रोसेस के थ्रू। यू नो अबाउट इट हाउ, कि पहले तो मेंस में क्या लिखना है, कौन से सोर्सेज पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ कर सकता हूँ, या कौन से सोर्सेज से मुझे पढ़ना चाहिए। वट ऑल टू नो, बेसिक या फिर स्पेशलाइज्ड। देन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस एक बार अगर आपकी कंप्लीट हो गई है, यू कैन अप्रोच द प्री और मेंस इन एनी पैटर्न यू लाइक। पेपर्स भी पता चल जाएंगे, वेटेज भी पता चल जाएगी, तो आपको पता होगा कि कितना टाइम मुझे GS1 को देना है, कितना टाइम 2 को देना है, कितना टाइम 3 को देना है। तो फर्स्ट स्टेप टू योर प्रिपरेशन शुड बी टू अंडरस्टैंड द सिलेबस कम्प्लीटली एंड टू लर्न इट बाय हार्ट। अब स्कीम तो आई एम एक्सपेक्टिंग मोस्ट ऑफ यू शुड नो कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम या प्रीलिम्स जिसे हम बोलते हैं, एंड सेकेंड है आपका मेंस फॉलोड बाय इंटरव्यू। ये जो तीनों स्टेज होंगी आपकी, इनके बारे में आपको ये भी पता होगा कि ये जो फर्स्ट स्टेज होती है हमारी, क्वालिफाइंग नेचर की होती है। फाइनल जो आपकी रैंक होगी उसमें प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, बट अगर आपको मेंस देना है तो यू हैव टू क्लियर प्रीलिम्स वंस। अब प्रीलिम्स के केस में क्या होता है, दो एग्जाम्स आपके पास होंगे। एक होगा जिसे हम यहाँ पर GS बोलते हैं, जिसमें बेसिकली आपकी पॉलिटी, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आती है, एंड सेकेंड पेपर इज CSAT यानी एप्टीट्यूड। इसके अंदर आपको एटलीस्ट 33% मार्क्स लाने पड़ते हैं, ओनली देन द GS विल बी चेक्ड। इसके बाद अगर हम आए मेंस एग्जामिनेशन में, यहाँ पर भी आपके पास सबसे पहले दो क्वालिफाइंग नेचर के एग्जाम्स होते हैं। फर्स्ट क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम आपका किसी भी इंडियन लैंग्वेज में होता है, जो भी आपके 8th शेड्यूल के अंदर दी गई होगी, 300 मार्क्स का होगा। सेकेंड पेपर आपका इंग्लिश का होता है, दोबारा से 300 मार्क्स का होगा। यू नीड टू रिमेंबर ये 600 मार्क्स कहीं ऐड नहीं होते हैं, एंड दैट इज़ वाई यू ओनली नीड टू स्कोर 25% इन बोथ द एग्जाम्स बिकॉज दे आर ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। मूविंग अहेड वी हैव पेपर 1। अब यहाँ से शुरू होते हैं वो एग्जाम्स जो आपके रैंक में काउंट होंगे। फर्स्ट है आपका ऐसे वाला एग्जाम। तो फर्स्ट होगा पेपर 1 ऐसे, 250 मार्क्स का। पेपर 2 जनरल स्टडीज़ 1 या GS1 अगेन 250, GS2 250, GS3 250, GS4 250, एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 एंड 2। ये जो पेपर होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट का अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 500 मार्क्स। देन वी गो टू द पर्सनालिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू जिसे हम बोलते हैं, एंड ये होगा आपका 275 मार्क्स का। टोटल मार्क्स आपके आ गए 2025, जिसमें से टॉपर के ऑलमोस्ट अबव 1000 आते हैं, कुछ 1100 तक पहुंचते हैं मैक्स। एंड दिस इज द स्कोर दैट यू मस्ट बी एमिंग फॉर इफ यू वांट योर रैंक टू बी समवेयर अराउंड 1 to 20। अगर हम आगे मूव करें तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली है कि 25% आपको लाने पड़ेंगे। इंग्लिश पेपर में क्या है, मेजर पेपर में क्या है, यहाँ पर आपकी ऑप्शनल की लिस्ट दी हुई है। बिफोर यू डिसाइड एनी ऑप्शनल, जस्ट गो थ्रू द लिस्ट। देखिए कि कौन सी सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिस पे आपकी खुद की कमांड है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको GS में हेल्प कर रहे हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पर आप 500 में से जितने ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं आप कर पाएंगे, एंड देन यू गो अबाउट योर ऑप्शनल। ये जो सारे आपके एग्जाम्स होंगे मेंस के अंदर, यू हैव टू राइट इट इन कन्वेंशनल ऐसे टाइप फॉर्मेट। कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसे टाइप फॉर्मेट में आपको ये सारे एग्जाम्स लिखने हैं। 3 hours आपको दिए जाएंगे, एंड दैट इज़ हाउ यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस। कि जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो 20 क्वेश्चंस आपके 3 घंटे में पूरे होने चाहिए, एंड दैट इज़ हाउ यू गो अबाउट योर फुल लेंथ टेस्ट। मूविंग अहेड, दीज आर द पॉइंट्स टू बी नोटेड वाइल गोइंग फॉर मेंस। सबसे पहला तो आपकी हैंड राइटिंग ढंग की होनी चाहिए, अदरवाइज इस पे भी आपके मार्क्स कट सकते हैं।
एंड दैट इज़ वाई यू शुड फोकस ऑन योर स्पीड एंड हैंड राइटिंग बोथ. सेकेंड, अगर आपने कोई भी सुपरफिशियल नॉलेज अपने एग्जाम में डाली तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे. पूछा आपसे चोला डायनास्टी के बारे में लिखने लग गए हो कुछ भी आलतू फालतू, मार्क्स नहीं मिलेंगे. सुपरफिशियलिटी का मतलब क्या है? वेगली कुछ भी लिखना शुरू कर दिया आपने. तो यू शुड नो अबाउट वॉट you have been asked for and you should write in a very orderly, effective and exact expression. इधर उधर नहीं घुमाना है, exactly वही लिखना है जो आपसे पूछा गया है. Then the interview test, यहाँ पर आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो आपको दिया गया है कि आपके कैलिबर को चेक कर रहे हैं, आपके करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट को चेक कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी, लॉजिकल डिसीजन मेकिंग, सारी चीज़ों को चेक कर रहे हैं. देन मूविंग अहेड यू हैव द सिलेबस फाइनली एट योर पेस. अब the syllabus you can read by yourself. What I am going to tell you is कि how to approach the syllabus. आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्री का सिलेबस अलग है एंड मेंस का सिलेबस अलग है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज आर टू डिफरेंट एग्जाम्स. सो प्री के सिलेबस के अंदर आपको 200 मार्क्स का जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर ये पॉइंटर्स दिए हुए हैं. यू शुड नो यहाँ पर आपके करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री है, जोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है, जनरल इशूज़ ऑन एनवायरनमेंट एंड फाइनली जनरल साइंस. तो वी ब्रॉडली कैटेगराइज प्रीलिम्स एज एन एग्जाम जहाँ पर आपको नॉलेज होनी चाहिए, एनालिसिस भी होना चाहिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है. बट एट द सेम टाइम प्रीलिम्स एंड मेंस आर नॉट वेरी फार फ्रॉम ईच अदर. अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स आपका साथ में ऐड होता जाएगा. द अदर एग्जाम दैट वी हैव इज CSAT. अब इसमें से 200 में से 66 मार्क्स लाना भी बहुत भारी हो जाता है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए भी वी हैव टू प्रिपेयर एंड ऑल दीज थिंग्स यू शुड गो बाय. इसके अंदर आपको 33% मार्क्स लाने हैं, यू नो अबाउट दैट. मेंस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर इन्फॉर्मेशन एंड मेमोरी. कितना आपको याद रहता है, कितना आप लिखते हैं. एक एजुकेटेड आदमी को जितनी समझ होनी चाहिए उसी हिसाब से क्वेश्चंस बनाए गए हैं और इतना आपको पता होना चाहिए. मूविंग अहेड दे हैव गिवन यू द हाईलाइट्स ऑफ एवरीथिंग दैट दे आर गोइंग टू आस्क यू. पेपर 1 क्वालिफाइंग, पेपर 2 क्वालिफाइंग. सिर्फ आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको एक इंडियन लैंग्वेज की समझ होनी चाहिए और एक इंग्लिश लैंग्वेज की समझ होनी चाहिए. 25% मार्क्स आपको इसमें ला के क्वालिफाई करना है. देन यू मूव टू द अदर पार्ट ऑफ दिस एग्जाम विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट गेट्स यू द रैंक. पेपर 1 है ऐसे. ऐसे के अंदर आपको दिया गया है कि आपको एक सब्जेक्ट देंगे और आपको उसी के हिसाब से आगे अपना पूरा ऐसे लिखना है. कहने का मतलब है उस सब्जेक्ट से डाइग्रेस नहीं करना है. माई बेस्ट फ्रेंड बोला है तो बेस्ट फ्रेंड के बारे में ही लिखना है. यू डू नॉट गो टू योर फादर और योर मदर. देन पेपर 2. पेपर 2 के अंदर नाम पढ़िए, इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड जोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी. तो बेसिकली आपकी हिस्ट्री और जोग्राफी GS 1 के अंदर आ गई है. हिस्ट्री कहाँ कहाँ की आपको एग्जैक्टली इन्होंने टर्मिनोलॉजी दी है. इंडियन कल्चर इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम स्ट्रगल इंपॉर्टेंट है, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या क्या हुआ, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इंपॉर्टेंट है, इंडियन सोसाइटी, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन. स्पेसिफिकली आपको अलग से इन्होंने एक पॉइंटर दिया है एंड दैट इज़ वाई यू शुड हैव एटलीस्ट 5 to 10 पेजेस रेडी फॉर इट. इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी अलग से एक टॉपिक दिया है तो अगेन 5 to 10 पेजेस रेडी फॉर इट. सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म 5 to 10 पेजेस रेडी फॉर इट. और उसके बाद आता है आपका जोग्राफी. तो इसके अंदर जो आपको बेसिकली वेग चीज़ें दी हुई हैं. देन यू गो टू पेपर 3 जनरल स्टडीज़ 2, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. अच्छा, जब भी आप स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट विद दीज टर्म्स. गवर्नेंस का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, पॉलिटी का मतलब क्या है, सोशल जस्टिस क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है. बिकॉज वंस यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर देन ओनली यू कैन गो टू द पॉइंटर्स. अब यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा है, यहाँ पर आपको पॉलिटी से पूछा है. मूविंग अहेड यू विल हैव सोशल जस्टिस के बारे में, वेलफेयर स्कीम्स के बारे में, एंड फाइनली यू हैव इंटरनेशनल रिलेशंस. ये सारे पॉइंटर्स पे आपके 5-5, 10-10 पेजेस रेडी होने चाहिए. अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास हिस्ट्री के नोट्स हैं तो इस हिस्ट्री के नोट्स के अंदर मेरे 10 पेजेस एक पॉइंटर के होने चाहिए. ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होने चाहिए, सो दैट वेन एवर यू आर रिवाइजिंग यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ डेटा एट योर हैंड. पेपर 4 यानी जनरल स्टडीज़ 3, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, डाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. अब यहाँ से आपको सारी चीज़ें पता हो जानी चाहिए कि सबसे पहले आपसे इन्होंने इकोनॉमी पूछ ली है. इकोनॉमी के बाद इन्होंने एग्रीकल्चर की स्पेसिफिकली बात करी है क्योंकि ये बोल रहे हैं इश्यूज रिलेटेड टू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फूड प्रोसेसिंग, लैंड रिफॉर्म्स. तो इन पे भी आपके 5-10 पेजेस रेडी होने चाहिए. साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात आपकी करी जा रही है, LPG रिफॉर्म्स के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट मॉडल, इन सब के बाद. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी अगेन यू शुड हैव नॉलेज. डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मूविंग अहेड फाइनली इन दिस पेपर यू हैव इंटरनल सिक्योरिटी, नक्सलिज्म, माओइज्म, ये सारी प्रॉब्लम जो आपकी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में या मिडिल इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं.
देन वी हैव पेपर 5, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्कोरिंग. अगर हमने बोला था कि 500 नंबर आपके ऑप्शनल से आ रहे हैं, या फिर लेट्स से ऑप्शनल में से आपके 350 नंबर तक आ सकते हैं, 340 330 आ सकते हैं, तो ये भी एक पेपर होगा जहाँ पर आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा. तो ethics, integrity and aptitude is something that you should be doing throughout your year. It is something that is embedded in your personality. ये कुछ ऐसा नहीं है जो एक दिन में आ जाएगा. And that is why you should read books. You should go about these topics, understand ये हैं क्या, इनके बारे में कम से कम 5-5 10-10 पेज लिखिए, समझिए कि what all these things mean. एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस पूछा है तो एथिक्स क्या है, ह्यूमन इंटरफेस क्या है, एटीट्यूड क्या है, फाउंडेशनल वैल्यू क्या है सिविल सर्विसेज की, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में द टर्म्स यू शुड नो इट बाय हार्ट. What do they actually mean technically and philosophically also. Case studies बोलिए and finally you have optional. So now that we are done with the syllabus, how to go about it? पहला तो आपका the prelims thing, it starts next year. Why? Because it starts when you are close to the exam. First you start with mains. क्योंकि इन दोनों की प्रिपरेशन कुछ अलग नहीं होती है. Whatever you need to know about mains, it will obviously help you to know more about prelims. Mains के केस में you go to the syllabus, remember it by heart, learn it by heart, and then you start writing 5 to 10 pages या 15 pages on the pointers. जैसे हमने जो बुलेट पॉइंट्स देखे थे, फ्रीडम स्ट्रगल लिखी है, तो उसके ऊपर आपकी एक अलग सी सेक्शन होना चाहिए नोट्स का, जिसमें आपने पॉइंटर में जो लिखा हुआ है उसको हेडिंग बना रखा है. अब इसके नीचे आप लिखना शुरू करेंगे जो भी हो रहा है. हाउ डज दिस हेल्प यू? दिस हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि हाँ अब सिलेबस कंप्लीट हो गया है. वो जो वेगली आपका सिलेबस इतना लंबा चलता रहता है, दैट डज नॉट हैपन है. हेयर यू आर गोइंग बाय अ लिस्ट एंड दैट इज द लिस्ट दैट यू हैव टू कंप्लीट. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट एट ऑल टाइम्स ये जो सिलेबस है ये आपका आपके वर्किंग टेबल के बिल्कुल सामने लगा होना चाहिए. यू शुड हैव अ कॉपी ऑफ इट inside one of your books. You should have a copy of it when you are going for the coaching. You should have a copy of it when you are sitting and studying for the same. And you should have a copy of it जब आप current affairs भी पढ़ रहे हैं, ताकि you can assign GS1, GS2, GS3 to whatever you are reading. That was all about it, guys. In case you have any doubts, let me know in the comment section. Thank you for watching.